हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। सो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। हमने पुरानी वीडियोस में काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस, practice and propagate any religion of one's choice। ओके, यानी कि आप किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको प्रोपगेट कर सकते हो, उसको प्रोफेस कर सकते हो, यानी कि किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी हमें आर्टिकल 25 का क्लॉज 1 देता है। आर्टिकल 25 का क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट, कभी कभी स्टेट जो हिंदू टेम्पल्स हैं, हिंदू वर्शिप प्लेसेस हैं, हिंदू वर्शिप प्लेसेस जहाँ पर हिंदू पूजा करते हैं, उनको अपने कंट्रोल में ले सकता है, अपने कंट्रोल में ले सकता है और उन्हें ओपन कर सकता है टू ऑल द हिंदूज। सभी हिंदूज के लिए उन्हें ओपन कर सकता है और उसको पब्लिक प्लेस डिक्लेयर कर सकता है। ये आर्टिकल 25 का क्लॉज 2 कहता है। थोड़ा अजीब है बट ये कहता है ऐसे ही। ओके, देन आता है नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स फॉर द रिलीजियस डिनोमिनेशन। ये किसके लिए है? रिलीजियस डिनोमिनेशंस के लिए है। अब रिलीजियस डिनोमिनेशन होता क्या है, इसको समझते हैं। रिलीजियस डिनोमिनेशन हम संप्रदाय बोल सकते हैं हिंदी में, धार्मिक संप्रदाय। कोई भी ऐसा रिलीजियस ग्रुप जिसकी खुद की यूनिक नेम हो, उसकी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी हो, यूनिक नेम, यूनिक आइडेंटिटी एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो उसकी खुद की, ठीक है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस होती है, रिलीजन की वो प्रैक्टिस होती है जो कि कोर होती है उस रिलीजन की, उसकी क्रक्स होती है। उसके बिना रिलीजन कुछ भी नहीं है। अगर वो नहीं किया तो मतलब रिलीजन है ही नहीं कुछ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस्लाम की बात करें, इस्लाम एक रिलीजन है, राइट। एक ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप है जिसका नेम है, यूनिक नेम है, यूनिक आइडेंटिटी है और इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इस्लाम में हो गया नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ा जाता है, कहीं भी पढ़ सकते हैं उसको, ज़रूरी नहीं है मस्जिद में जाके पढ़ें, बट नमाज पढ़ना एक उसकी रिलीजियस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो गई। तो इस्लाम क्या हो गया? इस्लाम हो गया एक रिलीजियस डिनोमिनेशन। ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होते हैं, इसको कोर्ट की भाषा में डॉक्ट्राइन ऑफ इसेंशियलिटी बोला जाता है। और ये जो डॉक्ट्राइन आया था, डॉक्ट्राइन ऑफ इसेंशियलिटी, ये सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेंट किया था। ये टर्मोलॉजी दी थी इन द शिरूर मुट्ट केस 1954। शिरूर मुट्ट केस 1954। ओके, ये टर्मोलॉजी दी थी। एक सवाल ये भी आता है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कौन सी है, इस बात को बताएगा कौन? देन द आंसर इज ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि कौन सी
किस धर्म की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। जैसे कि इस्लाम में नमाज पढ़ना हो गया, आर्य समाज में हवन करना हो गया, ये सब क्या है, एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देयर रिलीजन। ओके, जब हम आर्टिकल 26 की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को, मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने रिलीजियस अफेयर को खुद मैनेज कर सकता है। इसका मतलब वो अपने इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सकता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन बना रहा है या किसी भी पर्पस के लिए, तो उसको मैनेज कर सकता है। प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ओके, कुछ भी कर सकता है वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें भी एक रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है। रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन यानी कि कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, उसको ध्यान रखना है कि उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, यानी कि पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है, मोरालिटी की ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, ये 4 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है फॉर बोथ आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 इन चारों चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, जबकि आर्टिकल 26 सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ की बात करता है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 26 का रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इस बात को याद रखना। आर्टिकल 26 में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई है। ओके, याद रखना इस बात को। एक केस हुआ था, एक केस पढ़ते हैं हम, दैट इज सबरीमाला केस। सबरीमाला एक टेम्पल है केरल में। केरला में एक टेम्पल है दैट इज सबरीमाला टेम्पल। दिस इज अ हिंदू टेम्पल जो कि एक हिंदू गॉड लॉर्ड अयप्पा को डिवोटेड है। लॉर्ड अयप्पा को विष्णु जी का मैनिफेस्टेशन माना जाता है। तो जो लॉर्ड अयप्पा टेम्पल है, इसके खुद का पुराण है, इसके खुद के पुराण है जिसमें अपने रूल्स लिखे हुए हैं। कोई नियम कानून होता है हर एक टेम्पल के, तो इनके भी कुछ नियम लिखे हुए हैं उस रूल में। ठीक है, उनके उस पुराण में कुछ नियम लिखे हुए हैं। इस पुराण में लिखा हुआ है दैट जो लॉर्ड अयप्पा हैं, ये नैष्टिक ब्रह्मचार्य हैं, नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, यानी कि ये नैष्टिक ब्रह्मचार्य फॉलो करते हैं। इटर्नल सेलिब्रेट हैं ये, और इसी सेलिब्रेसी की वजह से, उनकी इसी ब्रह्मचार्य की वजह से उन्हें जितनी भी डिवाइन पावर्स हैं वो मिली हैं। उन्हें डिवाइन पावर्स इस ब्रह्मचार्य की वजह से मिली हुई हैं। ये कौन मानता है? ये पुराणों में लिखा हुआ है, उनके खुद के जो पुराण हैं, अलग बुक्स वगैरह हैं, उनमें लिखा हुआ है। और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो भी इस बात को मानते हैं। इसलिए इनके जो रूल्स वाली बुक है उसमें लिखा हुआ है कि जो वुमेन मेंस्ट्रुएशन से होती हैं, मेंस्ट्रुएटिंग या फिर रिप्रोडक्टिव वुमेन्स जो हैं, वो लॉर्ड अयप्पा के दर्शन नहीं कर सकती हैं, उनके दर्शन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है उनके बुक में। लेकिन 1950s में क्या हुआ, स्टेट ऑफ केरला ने क्या किया, स्टेट ऑफ केरला टेक ओवर द शबरीमाला टेम्पल। इन्होंने शबरीमाला टेम्पल को अपने अंडर ले लिया और इसको एक पब्लिक प्लेस डिक्लेयर कर दिया। पब्लिक प्लेस डिक्लेयर कर दिया अंडर आर्टिकल 25 क्लॉज 2। ठीक है, जब पब्लिक प्लेस डिक्लेयर किया तो उन्होंने कुछ नियम भी बनाए इस टेम्पल से रिलेटेड। केरला हिंदू प्लेस
ऑफ वर्शिप एक्ट 1965, केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1965 बनाया, और इसी में उन्होंने एंट्री रूल्स भी लिखे थे फॉर दैट टेम्पल। इन्होंने लिखा कि जो 10 to 50 ईयर्स एज की जो वुमेन हैं वो टेम्पल में नहीं आ सकती हैं, वो लॉर्ड अयप्पा के दर्शन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, उन्होंने मेंस्ट्रुएशन वर्ड, रिप्रोडक्टिव वर्ड यूज ना करके 10 to 50 ईयर्स ऑफ वुमेन लिख दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर कि जैसे ही इन्होंने शबरीमाला टेम्पल को पब्लिक प्लेस डिक्लेयर किया तो आर्टिकल 15 भी ट्रिगर हो जाता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आप किसी भी सिटीजन को पब्लिक प्लेस पे जाने से नहीं रोक सकते, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते सिटीजन के साथ। ठीक है, तो दिस वॉज चैलेंज्ड बाय द इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन। ये एक वुमेन ग्रुप था, कुछ वुमेन्स थी इसमें, उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया और केस बन गया इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018। ठीक है, इन्होंने क्या आर्ग्यू किया, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने, कि जो वुमेन थी, इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि दिस इज द वायलेशन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स एंड मैनी फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, हमें इक्वलिटी नहीं दी जा रही है। आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आर्टिकल 17 का वायलेशन हो रहा है, हमें अनटचेबल फील करवाया जा रहा है क्योंकि हमें मंदिर से में जाने से ही रोक दिया है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 21, 25 इन सब का क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है, ये बोला वोमेन ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स थे उनको भी बुलाया। तो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स ने बोला कि अगर इनको लगता है कि इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अंडर आर्टिकल 26 के रिलीजियस डिनोमिनेशन है। हम क्या है? रिलीजियस डिनोमिनेशन है, और रिलीजियस डिनोमिनेशन को जब भी रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन आता है तो मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ की बात की जाती है। फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं की गई है उसमें, रिलीजियस डिनोमिनेशन में। ये किसने बोला? ये लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स ने बोला। तो यहाँ से एक और सवाल उठा कि क्या लॉर्ड अयप्पा के जो डिवोटीज हैं वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है या नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, दे आर नॉट द रिलीजियस डिनोमिनेशन बिकॉज दे आर नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ द रिलीजियस डिनोमिनेशन की जो जुडिशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको अंडर द आर्टिकल 26 एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं माना जाता। अगर उनको रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं माना जाता देन ऑब्वियस सी बात है आर्टिकल 25 लग जाएगा, आर्टिकल 15, 14 सब कुछ लगेगा। तो जो केरला का एक्ट था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के उसको ख़त्म कर दिया गया। और नाउ दिस टेम्पल इज ओपन टू ऑल। अभी ये जो टेम्पल है वो ओपन है टू ऑल। ये जो केस हुआ था उसमें 4-1 की मेजोरिटी रही थी। एक जस्टिस थी, आई थिंक इंदु वर्मा थी, जिन्होंने ये बोला था कि जो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स हैं वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है। बाकी 4 जजेस ने बोला दे आर नॉट द रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स हार जाते हैं। बट दिस केस इज पेंडिंग, दिस इज पेंडिंग टू अ लार्जर बेंच ऑफ जजेस। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, वो 5 जजेस का था पहले, अब उसको 7 का बनाता है, 11 का बनाता है, वॉट एवर। बट ये जो अपील है वो अभी भी पेंडिंग है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आर्टिकल 25 एंड 26 के लिए सबरीमाला केस भी आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 27, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ taxes for the promotion of
एनी रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। आप अगर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का प्रमोशन करना चाहते हैं या फिर रिलीजियस डिनोमिनेशन का प्रमोशन करना चाहते हैं, देन यू डोंट नीड टू पे टैक्स फॉर दैट। ये लिख रहा है हमारे आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 27 में ये भी लिख रहा है कि स्टेट शुड नॉट स्पेंड द मनी, टैक्स मनी स्पेशली, फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यानी कि कोई व्यक्ति, अगर पर्टिकुलर पर्सन की बात है तो पर्टिकुलर पर्सन तो टैक्स नहीं देगा। किसी भी धर्म का प्रचार कर रहा है, अगर वो प्रमोट कर रहा है किसी भी धर्म को, तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई स्टेट ऐसा करती है तो दिस इज़ नॉट अलाउड। अगर वो स्टेट करती है टैक्स मनी, क्योंकि टैक्स किसका है? एवरी पर्सन का है, वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदू टैक्स दे रहे हैं तो मुस्लिम का प्रमोशन नहीं कर सकती है, या फिर मुस्लिम टैक्स दे रहे हैं तो हिंदू का प्रमोशन नहीं कर सकती है। स्टेट ये मना करता है, ये आर्टिकल 27। स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ओके, ये फेवरिंग करने की मना करता है आर्टिकल 27। अब एक कॉन्सेप्ट या फिर एक टर्म समझना, हज सब्सिडी। हज सब्सिडी क्या थी? हज पर जो लोग जाते थे, जो मुस्लिम्स हज यात्री थे, उनको सब्सिडी देती थी गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस पर केस कर दिया एंड द केस बन गया प्रफुल्ल गोराडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस क्या बन गया? प्रफुल्ल गोराडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रफुल्ल गोराडिया ने बोला दिस इज द वायलेशन ऑफ माय आर्टिकल 27। उन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट हज सब्सिडी देती है तो ये पर्टिकुलरली एक रिलीजन को ज़्यादा फेवर करना हो जाएगा, और दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 27। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि थोड़ा बहुत अलाउड है, मतलब थोड़ा बहुत कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन सब्सटेंशियल पार्ट इज नॉट अलाउड। सब्सटेंशियल पार्ट इज नॉट अलाउड। थोड़ा बहुत तो कर सकती है बट ज़्यादा नहीं कर सकती है। अब इसकी कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट थी उसने ये जो हज सब्सिडी वाला केस था, इसके बाद 2018 में हज सब्सिडी को विड्रॉ कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्टेट सभी रिलीजन को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकती है। याद रखना, इसका कंक्लूजन क्या निकला था? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था सभी रिलीजन को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर सकती है स्टेट। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 28, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप। अब ये याद रखना, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजियस एजुकेशन। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आप ये बता रहे हो उस पर्टिकुलर धर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं। रिलीजियस एजुकेशन का मतलब है आप सभी धर्म के बारे में ये बता रहे हो कि दिस इज़ हिंदू धर्म में इतने देवी देवताओं को माना जाता है। दिस इज़ मुस्लिम धर्म एंड मुस्लिम में इनको माना जाता है। और एक हो गया रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जिसमें आप हिंदू धर्म के बारे में
डिटेल में बता रही हूँ कि राम जी का जन्म यहाँ हुआ था, तुम्हें डेली रामायण पढ़ना है, तुम्हें रामायण के साथ साथ गीता पढ़नी है, गीता में जो भी लिख रहा है वो सब कुछ सच है, तुम्हें उनका मानना चाहिए, तुम्हें हाथ जोड़ने चाहिए भगवान के आगे, दैट इज़ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तुम्हें तिलक लगाना चाहिए, जनेऊ धारण करना चाहिए। दिस इज़ ऑल व्हाट, दिस इज़ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। रिलीजियस एजुकेशन में आपने धर्म के बारे में पढ़ाया है, यहाँ पर आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि आपको कैसे धर्म को अपनाना है। तो इसमें यही रेस्ट्रिक्शन है, फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और द रिलीजियस वर्शिप इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को याद रखना ना, 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एक होता है स्टेट ओन, जिसको स्टेट चलाती है। दूसरा होता है स्टेट सपोर्टेड। एक तीसरा होता है स्टेट फंडेड। एंड फोर्थ वन इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो जो स्टेट ओन्ड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नॉट अलाउड। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है स्टेट ओन्ड, यानी कि जो गवर्नमेंट वाले स्कूल्स और कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं इनमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। स्टेट सपोर्टेड और स्टेट फंडेड इन दोनों में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो दे सकते हो, अलाउड है, बट ये उस पर्सन की मर्जी है, उस व्यक्ति की मर्जी है वो माने या ना माने, आप उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू फॉलो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स वो होते हैं जहाँ पर सारे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए भी जाते हैं एंड इट इज़ मैंडेटरी टू फॉलो। ठीक है, उसको मैंडेटरी भी है फॉलो करना। जैसे कि मदरसे में, मदरसा क्या हो गया, एक मदरसा एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी दी जाएगी और मैंडेटरी भी है उसको फॉलो करना। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट आता है, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें आते हैं आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ठीक है, सबसे पहले ये जो राइट है ये माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, और माइनॉरिटीज़ 2 तरह की होती हैं। माइनॉरिटीज़ रिलीजियस के बेसिस पर भी हो सकती है, रिलीजियस माइनॉरिटी भी हो सकती है, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हो सकती है, यानी कि लैंग्वेज के बेस पर। सबसे पहले जो पॉलिटिक्स में वर्ड यूज़ किया गया था, माइनॉरिटी जो वर्ड है वो सबसे पहले पॉलिटिक्स में यूज़ किया गया था बाय द मुस्लिम लीग, या फिर जिन्ना ने सबसे पहले यूज़ किया था ये वर्ड। और ये जो माइनॉरिटी वर्ड है बहुत ज़्यादा ट्रिकी इशू है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू भी है, क्योंकि इसी माइनॉरिटी के चक्कर में जब इंडिया से एक बहुत बड़ा नेशन, बड़ा तो नहीं कहूँगी बट हाँ नेशन अलग हो गया, पूरा पाकिस्तान सेपरेट हो गया, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू बन जाता है। इंडियंस को, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उनको ये डर भी था थोड़ा कि जब पहले ही फाउंडिंग फादर्स को ये डर भी था कि अगर पहले ही वो सेपरेट हो चुका है हमारा पाकिस्तान, तो आगे भी चल के कुछ भी सेपरेट हो सकता है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये माइनॉरिटी टर्म यूज़ किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उन्हें ये डर था कि हिंदू एंड हिंदी मेजोरिटी, हिंदू
मेजोटेरियन नेशन ना बन जाए, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 को इंसर्ट किया। दीज आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।